बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का जो न्यू कोर्स है 2021 और 22 के अकॉर्डिंग टर्म 1 का। तो टर्म 1 में आपके जो 6 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं वो सभी के सभी हम कवर करने वाले हैं। और बेसिकली मैंने 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन निकाले हैं आपके 6 चैप्टर से, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के इस पार्ट 1 में हम देखेंगे 35 MCQ, देन पार्ट 2 में देखेंगे 35, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो ऑन द टाइम देख रहे हैं तो ये लाइव चल रही होगी, अदरवाइज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं बच्चों अपने इस लाइव सेशन इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई। दो प्रश्न एक साथ हैं, कब की गई और किसके द्वारा की गई, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है 1921 दयाराम साहनी, ऑप्शन सेकंड है 1920 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन थर्ड है सर मोर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कमेंट कीजिए आप बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। अब इस क्वेश्चन में आपके 2 से 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट होंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक जिसे कहा गया है, ठीक है। तो इसे दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर डैश ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा डैश में की थी, यानी कि किसके द्वारा और कब यह घोषणा की गई थी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है राखलदास बनर्जी 1920, ऑप्शन सेकंड है जनरल जॉन मार्शल 1921, ऑप्शन थर्ड है सर मोर्टिमर व्हीलर 1932। तो जिस बच्चे को भी ये पता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई, 1921 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित सही मिलान का विकल्प चयन कीजिए। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही मिलान है इसका हमें उसका चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य के द्वारा, इंडिका किताब की रचना की गई थी मेगास्थनीज के द्वारा, और मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और इसका अंत हुआ था 185 ईसा पूर्व में। तो ये तो हो गए इसके मिलान। अब इस मिलान का जो सही विकल्प है हमें उसका चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले का सेकंड, दूसरे का थर्ड, थर्ड का फोर्थ एंड फोर्थ का फर्स्ट। ये आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बच्चों आपके पूछे जाएंगे मिलान से संबंधित भी। देन आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये महाभारत से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, यानी कि कुछ कथन होंगे उन्हें पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही मतलब मेहनत करके बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी एक ही साथ कंप्लीट होंगी। इस वाले प्रश्न में देखिए क्या क्या कंप्लीट होगा। महाभारत, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। दूसरा, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चला था। तीसरा, महाभारत के जो रचयिता है वो महर्षि देव व्यास को माना जाता है। ऑप्शन फोर्थ है, महाभारत का पुराना नाम जो है उसे जय संहिता कहते हैं, ठीक है। तो महाभारत के बारे में ये 4 जानकारी आपको मिली। अब इसमें से जो सही विकल्प है इसका वो चयन हमें करना है, ठीक है। तो इसमें से जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों ही कथन महाभारत के संबंध में सभी के सभी ये कथन महाभारत के बारे में यहाँ पर सही हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, पुत्रियों के संबंध में यानी कि बेटियों के संबंध में जो पिता होता था उसके सबसे बड़ा और सबसे महत्व धार्मिक कर्तव्य क्या था। कन्यादान,
अंतः विवाह, संपत्ति में अधिकार देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुत्रियों के संबंध में जो पिता का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता था वो कन्यादान होता था। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि समाज में प्रचलित जो विवाह के नियम थे उनमें से कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें से ऐसी कौन सी डेफिनेशन है जो प्रचलित विवाह के नियमों में से मेल नहीं खाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अंतः विवाह, एक गोत्र, एक कुल या एक जाति या फिर एक ही स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह कर लेते थे। सेकंड, बहिर्विवाह पद्धति, एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी कुल में कई शादियां कर सकता था। ऑप्शन थर्ड, बहुपति प्रथा, एक से अधिक पति होना, यानी कि एक पत्नी के एक से अधिक पति होना। फोर्थ है बहुपत्नी प्रथा, यानी कि एक से अधिक पत्नियां। अब देखिए इसमें से जो अलग डेफिनेशन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बहिर्विवाह पद्धति। इसमें क्या है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये गलत है। इसकी सही डेफिनेशन ये बनेगी कि एक गोत्र, एक कुल, एक जाति, एक स्थान में बसने वाले लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अंतः विवाह पद्धति का ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। अब यह है महात्मा बुद्ध से संबंधित 2 प्रश्न आएंगे अभी। महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, 3 चीज़ें एक साथ कंप्लीट हुई हैं आपकी। जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में कहाँ, कपिलवस्तु में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, फिर है ऑप्शन नंबर 3, इनके माँ और पिता का नाम, माँ का नाम था महामाया, जिनकी मृत्यु इनके जब इनका जन्म हुआ था तो 1 वीक बाद हो गई थी, और इनका जो लालन पोषण किया था वो किया था गौतमी प्रजापति ने। ठीक है, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो महात्मा बुद्ध के बारे में उपरोक्त सभी जो यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये सही हैं। ठीक है, अब देखिए महात्मा बुद्ध से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ठीक है, इसमें से आपका MCQ आना ही आना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक साथ आपकी कंप्लीट होंगी। बुद्ध से संबंधित प्रतीकों का मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कमल, कमल किस चीज़ का प्रतीक है, तो कमल जो है वो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। दूसरा है सांड, सांड जो है वो बुद्ध के यौवन काल की अवस्था का प्रतीक है। ठीक है, फिर है तीसरा घोड़ा, घोड़ा जो है वो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना हुई थी उसका प्रतीक है। ठीक है, फोर्थ है पीपल, पीपल उनके ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिफ्थ है शेर, शेर जो है वो महात्मा बुद्ध की समृद्धि कह लीजिए या फिर प्रसिद्धि कह लीजिए उसका प्रतीक है। 6 है पदचिन्ह, पदचिन्ह जो है वो उनके निर्वाण का प्रतीक है। और 7 जो है वो स्तूप, यानी कि उनके जहाँ पर अवशेष मिले हैं उसका प्रतीक है। और फिर बच्चा हमारा 8 जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, यानी कि हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों महात्मा बुद्ध से संबंधित ये कुछ प्रतीक हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में से आपका 1-2 MCQ पक्का आना ही है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये बच्चों, आई होप अभी तक के जो 8 प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो प्रश्न है ये है स्त्रियों के बारे में, जहाँ स्त्रियाँ विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती थीं, इस परंपरा को क्या कहा जाता है। यानी कि स्त्रियाँ अपनी विवाह के पश्चात अपने ही घर में रहती थीं, अपने पुत्र के साथ, अपनी संतान के साथ, तो इस पद्धति को क्या कहा जाता है, इस परंपरा को क्या कहा जाता है। मातृगृहीता, मातृ सत्तात्मक परंपरा, पितृ सत्तात्मक परंपरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मातृगृहीता। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश की दरगाह पर अकबर डैश बार गया है, यानी कि अकबर जो है वो किसकी दरगाह पर और कितनी बार गया।
ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 14 बार, दूसरा है फरीदुद्दीन 13 बार, बख्तियार काकी 10 बार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 17 बार। तो अकबर जो है वो शेख निजामुद्दीन की दरगाह पर अकबर 14 बार गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 11 जो है वो कबीर जी के बारे में है। कबीर की मुख्य शिक्षा इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, इस्लामी दर्शन में सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहा है। दूसरा, वेदांत दर्शन से सत्य के अलग यानी कि अदृश्य इसे निराकार कहा है। तीसरा, हिंदू धर्म में बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का समर्थन करती है। ऑप्शन फोर्थ है, इस्लामी दर्शन के एक ईश्वरवाद और मूर्ति भंजन का भी समर्थन किया है। अब इसमें से देखिए बच्चों, जो इसका गलत आंसर है कि इसमें सही जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंदू एवं बहु ईश्वरवाद और मूर्ति पूजा का समर्थन किया। ये इसका गलत आंसर है, ठीक है, यानी कि ये इसकी शिक्षा नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ऑप्शन फर्स्ट, 1365 हरिहर और बुक्का के द्वारा। ऑप्शन सेकंड, 1300 मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन थर्ड, 1370 राजा कृष्णदेवराय के द्वारा। ऑप्शन फोर, 1336 हरिहर और बुक्का। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी, ठीक है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य के जो एक शासक हुए जिनका नाम था कृष्णदेवराय, इनके बारे में कौन सा कथन गलत है हमें ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, इनका शासनकाल 1509 से 29 तक रहा था, सही है। दूसरा है, इनका वंश था तुलुब, ये भी सही है। तीसरा है, इन्होंने माता के नाम पर विजयनगर साम्राज्य में एक उपनगर का निर्माण करवाया था जिसका नाम था नगलपुरम, ये भी सही है। फोर्थ है, हीरिया नहर का निर्माण, ये गलत है। हीरिया नहर का निर्माण जो था वो विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के द्वारा नहीं करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से नहीं है? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी परिभाषा है जो वीर शैव परंपरा की नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, मृतकों को दफनाना, जाति प्रथा का विरोध, पुनर्जन्म पर विश्वास न करना, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना। इसमें से जो बच्चों ऑप्शन फोर्थ है, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना, ये उनकी परंपरा से संबंधित नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह और जो विधवा पुनर्विवाह था उसे अस्वीकार नहीं किया था बल्कि उसे समर्थन दिया था, ठीक है। तो वीरशैव परंपरा की कौन सी इसमें शिक्षा नहीं होगी? ऑप्शन फोर्थ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से मनके के निर्माण में क्या उपयोग लाया जाता था? ऑप्शन फर्स्ट, कार्निलियन और जैस्पर तथा क्वार्टज और सैलखड़ी, तांबा, कांसा, सोना और शंख, फ्यांस और पकी हुई मिट्टी और उपरोक्त सभी। तो मनके बनाने की निर्माण की जो प्रक्रिया थी उसमें उपरोक्त सभी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है हड़प्पाई मोहर, ऑप्शन सेकंड है सिक्के, ऑप्शन थर्ड है लोहा, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो है हड़प्पा सभ्यता की मोहर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 18। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह पहला सम्राट जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अशोक। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? ऑप्शन फर्स्ट, इसका संकलन 200 लगभग, यहाँ पे देखिए लगभग है कि इसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी यानी कि लगभग 400 सालों तक हुआ, ये सही है। दूसरा है माता पिता की मृत्यु के बाद
संपत्ति पर अधिकार सबसे बड़े पुत्र का होगा, ये भी सही है। थर्ड है चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख। ऑप्शन फोर्थ है चंडालों के कर्तव्य की सूची। अब इसमें से मनुस्मृति के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का जो उल्लेख है वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र इन दोनों में किया गया, मनुस्मृति में नहीं किया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। जेम्स प्रिंसेप के बारे में कौन सा इनमें से कथन सही है? जेम्स प्रिंसेप के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की यह एक अधिकारी था। सेकंड, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का इसने अर्थ निकाला था। ऑप्शन थर्ड है कि केवल एक सही है, और फोर्थ है पहला दूसरा दोनों ही सही है। तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सटीक है, यानी कि सही है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी वध का जो काल है, ठीक है, ये विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ वाला काल क्यों माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है क्योंकि इस दौरान ईरान में जरथुस्त्रु, ठीक है, जरथुस्त्र, चीन में युगस्ती, सेकंड यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध आदि चिंतकों का उद्भव हुआ। तो इन सभी ही कथनों के कारण ही, उपरोक्त सभी कथनों के कारण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी वध का काल महत्वपूर्ण माना जाता है इतिहास में। ठीक है, आई होप बच्चों समझ गए होंगे आप क्वेश्चन नंबर 21। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों का सही मिलान कीजिए। जैन धर्म के बारे में मिलान करना है। सबसे पहले ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं और प्रथम तीर्थंकर भी। पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन नंबर 23, मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? ये 3 कथन होंगे, इनमें से जो मगध महाजनपद के बारे में सही है एक होगा गलत। तो पहला देखिए, आरंभ में मगध की राजधानी राजगाह होती थी। आरंभ में जो मगध था इसकी राजधानी राजगाह होती थी, सही है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये भी सही है। थर्ड है, मगध के शक्तिशाली होने के कारण थे अच्छी खेती की उपज होती थी, लोहे की यहाँ पर कई सारी खदानें हुआ करती थी, अधिक जंगल होते थे जिसकी वजह से हाथियों की उपलब्धता ज़्यादा होती थी। तो मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कारण में उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने में उपरोक्त सभी कथन सही है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है सांची के स्तूप के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? सबसे पहला है इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा लगभग 1818 ईस्वी में करवाया गया था। दूसरा, इसका स्थान ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित जो एक छोटा सा गांव है सांची, वहीं पर बसा हुआ है। दूसरा है इसके संरक्षण में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो शाहजहां बेगमों का रहा है। ठीक है, तो सांची के स्तूप के बारे में ये तीनों कथन सही हैं। तो इसके संबंध में ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, ये आपका इसका सही आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 25, वैदिक परंपरा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है शूद्रों एवं महिलाओं को इन यज्ञों में होने वाले जो मंत्र हुआ करते थे उनमें शामिल होने व उन्हें सुनने की अनुमति होती थी। दूसरा, यज्ञों में सोम, इंद्र, अग्नि ये मुख्य देवता माने जाते थे। थर्ड है धार्मिक अनुष्ठान, सार्वजनिक अनुष्ठान किए जाते थे। फोर्थ है यज्ञों में मंत्र जटिल संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते थे। तो वैदिक परंपरा की जो इनमें से विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शूद्रों एवं महिलाओं को इन यज्ञों को देखने की भी अनुमति नहीं थी, न ही इनके मंत्र सुनने की अनुमति थी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका गलत है।
आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 25। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 26। सिखों के पांचवें गुरु डैश, यानी कि उनका नाम आएगा यहाँ पर। इन्होंने बाबा गुरु नानक तथा 4 उत्तराधिकारियों ने मिलकर कबीर की वाणी को डैश किस में संकलित किया और फिर उसे क्या कहा गया। ठीक है, तो 3 खाली स्थान आपको भरने हैं। ऑप्शन फर्स्ट है गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ साहिब कबीर बीजक। सेकंड है अर्जुन देव आदि ग्रंथ साहिब कबीर बीजक। थर्ड है अंगद आदि ग्रंथ साहिब गुरुवाणी। ऑप्शन फोर्थ है गुरु गोविंद सिंह आदि ग्रंथ साहिब और गुरुवाणी। तो अब इसमें से जो इसका सही आंसर होगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा बाबा गुरु नानक तथा उन 4 उत्तराधिकारियों ने मिलकर कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया, जिसे बाद में कबीर बीजक कहा गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन तीनों जो खाली स्थान है इसमें आपको ये 3 ऑप्शन भरने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डैश सम्राट ने डैश सम्राट, ठीक है, जिस यहाँ पे आएगा कौन से शासक ने और उस सम्राट का यहाँ पर नाम, जिसने अपार संवदर और सुंदरार की जो धातु की प्रतिमा थी वो एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है चोल सम्राट परांतक प्रथम, मौर्य सम्राट हरिसेन, कुषाण सम्राट राजेंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चोल सम्राट परांतक प्रथम। ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 27 समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 28। मीराबाई के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, देखिए सबसे पहला, इनका जन्म राजस्थान के मारवाड़ के मेड़ता जिले में राजपूताना कुलवंश में हुआ था। ठीक है, सेकंड है मेवाड़ के सिसोदिया कुल में इनका विवाह कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने विवाह लिखा नहीं है बल्कि यहाँ पे आएगा विवाह। ठीक है, फिर है तीसरा, मीराबाई ने अपना गुरु कबीर को चुना था जो कि एक चर्मकार थे। फोर्थ है इन्होंने विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना पति तथा ईश्वर माना था। तो मीराबाई के बारे में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड कि इन्होंने अपना गुरु कबीर को चुना था। गलत है, क्योंकि इन्होंने अपना गुरु जो था वो रैदास को चुना था। किसको? रैदास को। मैंने ऊपर लिख भी दिया है। इन्होंने अपना गुरु रैदास को चुना था जो कि जाति से चर्मकार थे, यानी कि चमड़े का काम करने वाले। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है 29। जो खानकाह हुआ करती थी, खानकाह में जीवन कैसा होता था? ऑप्शन फर्स्ट, खानकाह का जो नियंत्रण होता था वो शेख अथवा पीर करते थे और उनके मुर्शीद। ठीक है, दूसरा है खानकाह में शेख अपने परिवार तथा मुरीदों के साथ में रहा करता था। थर्ड है यहाँ लोगों के द्वारा मिलने वाले लंगर जिसे फतहू कहा जाता था, यानी कि बिना मांगी खैर, उसी से यहाँ पर रसोई का संचालन होता था। और उपरोक्त सभी। तो खानकाह के बारे में जो ये तीनों कथन यहाँ पे अभी हमने देखे हैं, ठीक है, ये तीनों ही कथन खानकाह के बारे में सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 30। सबसे पूजनीय जो दरगाह है वो किसकी है? सबसे ऑप्शन फर्स्ट है शेख नसीरुद्दीन औलिया, सेकंड है शेख निजामुद्दीन औलिया, थर्ड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पूजनीय दरगाह जो मानी जाती है वो है शेख निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1850 जनरल कनिंघम के द्वारा, 1910 दयाराम साहनी, 1800 कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम्पी के जो भग्नावशेष थे वो 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है आपका।
फिर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है। अब यहाँ पे भी आपके देखिए 3 जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं यहाँ पे आएंगे। ये विजयनगर से संबंधित है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा युद्ध जो कि किस किस के मध्य हुआ था, जिसे क्या कहते थे, जिसको विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसके संबंध में 4 ऑप्शन है आपके सामने, ये वाले आप पढ़िए इसे। इसका जो सही ऑप्शन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कि विजयनगर साम्राज्य का 1565 में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कि दक्कन सल्तनत व विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, जिससे राक्षसी तागड़ी युद्ध कहते थे। इससे ही विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। बड़ी ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का 1565 में दक्कन सल्तनत व विजयनगर के जो बीच युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी तागड़ी कहते हैं, ठीक है, उसी को विजयनगर साम्राज्य का कारण माना जाता है पतन का। अब इसका एक दूसरा नाम भी है राक्षसी तागड़ी का, जिसका नाम है तालीकोटा। राक्षसी तागड़ी का अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो उसका नाम है तालीकोटा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो कब और किसके द्वारा की गई। देखिए पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज देखी थी, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसके द्वारा की गई। ऑप्शन फर्स्ट 1921 दयाराम साहनी, ऑप्शन सेकंड 1923 जॉन मार्शल, ऑप्शन थर्ड 1922 राखलदास बनर्जी, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन थर्ड आपका सही है। अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 से संबंधित यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता से मिले पुरातत्व का मिलान कीजिए, यानी कि एक तरफ है पुरातत्व का नाम और उसका दूसरी तरफ है उसका स्थल। मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी के हल्के प्रतिरूप मिले हैं हमें चोलिस्तान बनावली से। सेकंड है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें राजस्थान के कालीबंगन से। सेकंड है नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं अफगानिस्तान के शोतुगई से। यानी कि फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड एंड थर्ड का फर्स्ट। अब इसमें से हमें इसका सही ऑप्शन जो है वो उसका चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही विकल्प हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला है सही विकल्प हमें चयन करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। और सबसे आखिरी प्रश्न बचता है दोस्तों हमारे इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का। उसके बाद हमारी आज की वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो दान होता था उस भूभाग को क्या कहते थे? यानी कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाले भूभाग जो हुआ करता था, जो उन्हें दान में दिया जाता था, उसे क्या कहते थे? राजकीय भूभाग, कृषि भूमि, अग्रहार, इनमें से कोई नहीं। तो ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला जो भूभाग होता था इसे अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार इसको कहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया बच्चों हमारा आज का लाइव सेशन। इस आपके इस टर्म 1 से संबंधित जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर बनेंगे उसमें से 35 मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी के जितने आपके बचते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और अधिक से अधिक अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी क्लासमेट्स के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी कंटेंट के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।